हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। इस वीडियो में हम लोग करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन होगा और आपको पता है इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला को मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप का बना दिया है। यानी कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन के साथ साथ उसी क्वेश्चन में कभी कभी फॉर्मूला भी ऐड करता है और मैं कभी कभी क्या बोलूं, हर सेशन में हर बार जब भी देखो तुम तो 2 से 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला से ही सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो मैंने ये सोचा है कि इस वीडियो में पूरा जितना आपकी किताब में मैथ का क्वेश्चन फॉर्मूला बनता है उस फॉर्मूला को मैंने ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे अरेंज कर दिया है। अब यहाँ पे ABCD करके यहाँ पे बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मेहनत लगी है इसको अरेंज करने में। तो भाई साहब इस वीडियो को तो आप लोग पहले तो फटाफट 1000 लाइक पार करेंगे, लेकिन मेरा टोटल कम से कम 5000 टोटल लाइक कम से कम पार हो जाए तो यार मेरा दिल की तसल्ली हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पे जो पहली बार चैनल पे आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और घंटा को बटन दबा करके ऑल वाला प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा इन्फॉर्मेशन वीडियो को आपके पास पहुंचेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ पे है और फॉर्मूला देखिए बहुत आसान है। पहली संख्या A है, दूसरी संख्या B है, एलसीएम AB है, एचसीएफ AB है, मतलब AB का एलसीएम और एचसीएफ AB का। तो बोला कि एलसीएम बराबर क्या होगा, मतलब पहली संख्या A है, दूसरी संख्या B है, तो आपको बताना है कि एलसीएम AB का एलसीएम क्या होगा। तो आपको पता है एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। ये होता है ना, जब एलसीएम बोलेगा तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने एकदम सवाल को अरेंज कर दिया ऑब्जेक्टिव मोड से। अब देखिए वहां पे एलसीएम भी पूछ सकता है, आपका एचसीएफ भी पूछेगा। अगर एचसीएफ पूछेगा तो ये वाला आंसर बोलेंगे, ए एचसीएफ बराबर हो जाएगा। अगर आपको बोलेगा दूसरी संख्या तो ये बी वाला बोलेगा। अगर बोलेगा पहली संख्या, हाँ अगर बोलेगा पहली संख्या तो ये वाला आंसर बताइएगा, ठीक है। तो इसी से 3 हमारा 4 सवाल बन गया, ठीक है ना। आगे देखिए सवाल बोलता है क्या, अगर द्विघात बहुपद दिया हो इस रूप में और अल्फा बीटा शून्यंक हो तो शून्यंकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट बोलो। शून्यंकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट है यहाँ पे शून्यंक दिया हुआ है अल्फा बीटा, तो बोलता है गुणांक बताना है, शून्यंकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। अब आपको पता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बाबू, C/A। डायरेक्ट फॉर्मूला, मैंने कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट फॉर्मूला। आपको देखना ऑप्शन में कहां पर है। अच्छा एक बात बताऊं, एकदम पॉइंट वाला बात बता दूं आपको, जब भी सवाल आ जाए एग्जाम में फॉर्मूला वाला सवाल, जब भी सवाल फॉर्मूला वाला आ जाए तो पता है आपको करना क्या है, आप ना ऑप्शन मत देखो, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला कितना याद है, ठीक है। फॉर्मूला आपको कितना याद है बस उसी पॉइंट पे फोकस करना, ठीक है। आपको फॉर्मूला कितना याद है, तो अगर ऑप्शन देखो तो कंफ्यूज हो जाओगे। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए अब यहाँ पे देखिए कहाँ पे ऑप्शन दिख रहा माइनस, तो खैर प्लस वाला तो होगा नहीं, ठीक है ना। और देखिए बाद में प्लस आना है तो ये दोनों, ये भी माइनस नहीं होगा क्योंकि माइनस दे दिया। अब यहाँ पे है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x। देखिए यहाँ पे x नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे देखिए x लिखा हुआ है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। बहुत ही डीपली से आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन को। ओके चलिए सवाल है, अब देखिए त्रिघात बहुपद है तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है जी। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, x³ सब में आ रहा, उसके बाद होता है माइनस, तो देखिए प्लस आ गया, ये ऑप्शन छट गया। उसके बाद है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सब में है, और x का स्क्वायर सब में है। उसके बाद होता है प्लस, क्या होता है उसके बाद प्लस होता है, तो ये तो ऑप्शन छट गया, बी वाला भी ऑप्शन छट गया। देखिए माइनस में दे रहा, ए और बी प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, मैच कर रहा, बिल्कुल मैच कर रहा है ना। उसके बाद होता है माइनस और यहाँ पे है प्लस, ये भी गई भैंस पानी में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, है ना, x माइनस अल्फा बीटा गामा, ये फॉर्मूला होता है त्रिघात बहुपद का। ओके चलिए आगे सवाल है, अल्फा बीटा गामा अगर ऐसा हो त्रिघात बहुपद का, तो अब देखिए फॉर्मूला आ गया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला क्या होगा। आपने पढ़ा ना C/A का फॉर्मूला, खैर यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है ना, अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला -D/A। देखिए -D/A कहाँ, देखो ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो ध्यान से देखना सवाल को, एग्जाम में भी सवाल ऐसी रहेगा, ऑप्शन आगे पीछे रहेगा, एकदम ध्यान से देखना है। इन्हें कि ऑप्शन ए में दिखा बस रंग दिया, रंग दो, अगर गलती रंग दिया तो चले गए, ठीक है ना, गलती हो जाएगा फिर। और आपको देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा,
क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा, वही इसमें भी होता है, माइनस बी बाई ए होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल क्या बोलता है, देखिए अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, अगर त्रिघात बहुपद है और अल्फा बीटा गामा तीन शून्यक इसका है, तो दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग, देखिए दो दो शून्यक हो रहा और गुणनफल कर रहे हैं, इसका योग नहीं कर रहा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए, क्या होता है सी बाई ओ, जैसे अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे भी है सी बाई ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोला, दो चर में रैखिक एक घातीय समीकरणों के ग्राफ अगर प्रतिच्छेदी हो, मतलब इंटरसेक्ट करे, ग्राफ जो है इंटरसेक्ट करे, तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने हल होंगे, तो केवल एक हल, सिर्फ एक हल होंगे ना, केवल एक हल होंगे। ओके, आगे सवाल देखिए, दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ समांतर रेखाएं हो, मतलब पैरेलल हो, समांतर हो, पैरेलल हो, ठीक है ना। जब समांतर हो, पैरेलल हो, तो इसकी कितनी हलों की संख्या होगी, कितना सॉल्यूशन होगा, तो आप देख सकते हैं, आप अपनी माथों की निगाहों से देख सकते हैं जी कि कितने हल हो सकते हैं। यहाँ पे तो कोई टच ही नहीं कर रहा, कोई कट ही नहीं कर रहा, तो कोई हल नहीं होगा, इसके कोई हल नहीं होंगे। आगे सवाल है, अगर ग्राफ जो है समपाती हो, समपाती बोले तो एक ही लाइन पर दूसरा लाइन, इसको बोलते हैं समपाती। ओके, अगर समपाती हो तो भाई साहब एक ही लाइन पे दूसरा लाइन जा रहा, मतलब क्या हो रहा है, एकदम अनगिनत हल हो रहा ना, अनंत हल, क्या बोलेंगे, अनगिनत सॉल्यूशन बन रहा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे सवाल देखो क्या बोलता है, ये दो समीकरण दिया है, a1x b1y c1 है ना, और बोलता है कि अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, क्या होता है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 रहे, तो क्या बोलेंगे, इसका केवल एक हल होगा, अद्वितीय, इसी को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, बोलते हैं ना इंग्लिश में, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है ना। अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 रहेगा, तो इसको बोलेंगे क्या, यूनिक सॉल्यूशन। मैं एक्स्ट्रा भी कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा मैं बताऊंगा सारा यहाँ पे क्वेश्चन में अरेंज कर दिया, ठीक है ना, जहां पे होगा पॉसिबल मैं बताऊंगा। अल्फा बीटा सॉरी a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 तीनों आपस में जब बराबर होगा, तो उसका जो युग्म होगा क्या होगा, उसको बोलेंगे आश्रित। क्या बोलते हैं, आश्रित, या तो आप इसको समपाती भी बोल सकते हैं जी, उसी को बोलते हैं, है ना, समपाती। और अनेक हल होगा, आश्रित समपाती का कितना हल होगा, अनेक हल होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी। आगे फिर देखिए बोलता है क्या, अल्फा a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 का, लेकिन c1 बाई c2 का बराबर नहीं है। ये बड़ा धोखा है भाई, पहले बराबर हुआ फिर बाद में बराबर नहीं हुआ, इसका कोई जगह नहीं, इसको बोलेंगे विरोधी। ये भाई साहब विरोधी है, ये विरोध कर रहा, यानी कि इसको बोलते कोई हल नहीं, हाँ, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। ओके, इसी का ग्राफ बनता है ऐसे, समांतर ग्राफ। ओके, पैरेलल, क्लियर है। चलिए अब देखिए सवाल बोला क्या गया, यदि द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और समान हो, वास्तविक और समान हो, तो इस ऑप्शन में बताओ, वास्तविक और समान हो तो क्या कब होगा, वास्तविक और समान कब होता है, जब d बराबर 0 होगा, जब d बराबर 0 होगा तभी ना होगा वास्तविक और समान। तो d किसको बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो है 0 के बराबर होगा। कहाँ गया भाई साहब, बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है। 16 सवाल देखो, यदि मूल वास्तविक यानी कि रियल, वास्तविक मतलब रियल और अनइक्वल हो, असमान हो, कब होता है रियल एंड अनइक्वल, जब d जो है 0 से बड़ा होगा, जब d 0 से बड़ा होगा तब रियल और असमान होगा। तो d का वैल्यू बताया आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनांट जिसको बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं जिसको, है ना। ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा कहाँ गया भाई, देखो ये 0 के बराबर नहीं चलेगा, छोटा नहीं चलेगा, देखो ये देखो यार, देखो ए गैप कर दिया ना, यही तो ध्यान देखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऑप्शन ध्यान से देखना है। ओके, क्योंकि रंगने वाला के मामला है ना, रंग दिए, एक बार गलती रंगा गया, उसको आप कभी गलती नहीं कर सुधार नहीं सकते हैं। एक बार गलती रंगाया वो आपका नंबर नहीं मिलेगा, उसके बाद आप सही भी रंग दीजिएगा ना, दूसरा उसकी जगह पे कोई दूसरा सवाल ही बना दीजिएगा, तो आपको उसका नंबर नहीं मिलने वाला, मेरी बात नोट करके रख लो। इसलिए एक बार, फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम, जो भी बनाएंगे एक बार सोच समझ के रंगिएगा एग्जाम में, ठीक है ना। द्विघात समीकरण का मूल अगर अवास्तविक हो, मतलब क्या बोलते हैं, अनरियल, रियल ना हो, अनरियल हो, वर्चुअल हो, और उसको क्या आभासी उसे बोलते हैं। तो कब होता है वर्चुअल, जब d जो है 0 से छोटा होता है, यानी कि d का वैल्यू माइनस में आता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या है, छोटा है,
इसी को बोलते हैं डी स्क्वायर, डी इसी को बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे द्विघात वाला मूल का फॉर्मूला, द्विघात समीकरण का जो निकालते हैं मूल से द्विघात समीकरण, द्विघातीय मूल जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। देखिए हाँ, कहाँ ऑप्शन में, देखिए माइनस बी नहीं है ऑप्शन में, खत्म, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 और 2a भी है, ये भी खत्म, बी स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही तो ऑप्शन दिख रहा। अच्छा इसको ना हम, ये जो लिखा हुआ है इतना दूर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके जगह पे ऐसे भी लिखा रहा जा सकता है, ऐसे भी रह सकता है, क्योंकि इसी डी को तो ही लिखते हैं ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, इसी डी को लिखते हैं। क्लियर है। तो भाई मतलब यूट्यूब पर आपको ऐसी वीडियो, एक भी वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें पूरा के पूरा क्लास 10th का जो फॉर्मूला वाला है उसको ऑब्जेक्टिव में ढाला गया होगा। मैं यहाँ पे लगभग 80 से ज़्यादा क्वेश्चन बन गया आपके लिए, ठीक है ना। फिर भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ कमी हो सकता है, आप लोगों को मुझे बताइएगा, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल मैंने किया है। देखिए एपी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है, एनवा पद क्या होगा यार, एनवा पद क्या होगा। तो अब देखो एनवा पद होगा तो मतलब बताना इसमें से क्या क्या होता है। देखिए फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला देखो एन बराबर एन बाई 2 2a माइनस एन माइनस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो गया। अच्छा ए सी बोलता है, ये तो फार्मूला होगा नहीं, 2a माइनस नहीं होता है ना, क्या होता है एम एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। एक योग एस एन निकालने का एक ये फार्मूला है, और नोट कर लो, अगर एक्स्ट्रा मैं नहीं बता लिखा हो तो नोट कर लो। एक फार्मूला होता है एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल आखिरी पद, और एक फार्मूला टी एन वाला फार्मूला बनता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तीनों फार्मूला एपी से बनता है। ओके क्लियर है। चलो आगे देखो, एन लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, मतलब कि नेचुरल नंबर का योग निकालना है, सम निकालना है, लगातार एकदम कंटिन्यूअसली अगर नेचुरल नंबर हो प्रथम स्टार्टिंग से, हाँ प्रथम लिखना भूल गया, सॉरी प्रथम होगा, ठीक है ना, प्रथम एन लगातार, तो उसका फॉर्मूला होगा एन इंटू एन माइनस एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, एन इंटू एन। देखो ऑप्शन देखने के बाद बहुत गलती भी होता है, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। आप अपने मन से, आपको अगर आपको फार्मूला याद है ना, तो क्वेश्चन अगर फार्मूला लो जब देखोगे ना, तो पहले अपना मन में पहले फार्मूला पढ़ना, ऑप्शन मत देखना, और फिर मिलाना क्या तुमने पढ़ा, जो तुम्हारा मन में जो निकलेगा ना वो रियल में निकलेगा। ऐसे ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओगे, अरे क्या था ये, एन प्लस था कि एन माइनस था। तुम जो लिखोगे ना एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, एकदम बिल्कुल सही, हमारा ये आंसर होगा। ओके आगे है सम संख्याओं का योग पूछा जाएगा, तो अगर सम संख्याओं का योग निकालने को बोला जाएगा तो n इंटू एन प्लस 1 यही होता है। देखिए अब अगर बंदा ऑप्शन देख लेगा तो कंफ्यूज होगा, -1 होगा कि +1 होगा, सर पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ तो आपको करना है चुप से, ऑप्शन नहीं एकदम बिना देखे, ऑप्शन चुपके से अपने हाथ में लिख लेना है, या तो पेज रफ पेज में लिख लेना है फॉर्मूला जो तुमको सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, अब कभी गलती नहीं होगा। फिर अगर विषम संख्याओं का योग पूछा जाएगा तो, अगर लगातार n लगातार विषम संख्या का योग पूछा जाएगा तो क्या होता है फॉर्मूला, n का स्क्वायर। देखिए n का स्क्वायर, कितना इजी सवाल है ना। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। देखिए अब हम आ गए कहाँ, अब हम आ गए, हमारी ट्रेन आ चुकी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मूल बिंदु से दूरी क्या होता है भाई, इसको बोलते हैं ऑरिजिन पॉइंट बोलते हैं ना, मूल बिंदु से बोलते हैं 0 0। मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। ओके कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन फिलहाल यहाँ पे ए सही होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है, दो बिंदु दिया हुआ है, ठीक है ना, दो बिंदु x1 y1 x2 y2, इसकी बीच की दूरी निकालना है, ठीक है, बीच की दूरी निकालना, फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का ओवर रूट। एक ये फार्मूला, एक फार्मूला आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हो। क्या ये दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, देखते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y, ओह गलत गलत गलत, y1 माइनस y2 होगा ना। चलिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, तो सी और डी दोनों बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। देखो 5-6 ऑप्शन मैंने दे दिया, ठीक है ना, तो हमारा सी और डी दोनों सही आंसर होगा, ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, जब यहाँ पे x2 करेंगे तो यहाँ भी y2 करेंगे। ओके
तो दोनों तरीके से बनाएंगे, आपका सवाल बन जाएगा, सवाल जो किताब में दिया था। अब देखो यहाँ पे बात आ गई समदूरस्थ। समदूरस्थ होने की क्या शर्त है भाई? समदूरस्थ होने की शर्त है कि जितना ए बी की लंबाई उतना बी सी की लंबाई होना चाहिए, तब होगा समदूरस्थ। यानी कि ए बी और बी सी की लंबाई बराबर होगा तब होगा, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी की लंबाई बराबर होगा तब उसको बोलेंगे समदूरस्थ। क्लियर है? समझ में आ रहा ना? जैसे मैंने एक रेखा खींच दिया यहाँ से, यहाँ पे मैंने ए लिखा, यहाँ पे माने कि हम बी लिखे और यहाँ पे माने पी लिख दिए, तो ई वाला लंबाई इतना दूर दूरी और इतना दूर दूरी, ये दोनों दूरी बराबर होगा तब वो कहलाएगा समदूरस्थ। अब नेक्स्ट हमारा संरेख। संरेख होने की क्या शर्तें हैं? संरेख होने की शर्त ये है बाबू कि ए बी का जो डिस्टेंस है और जो बी सी का डिस्टेंस है वो ए सी के डिस्टेंस के जोड़ के बराबर होना चाहिए। मतलब बात तो वही बोला जा रहा ना यार, एसी का दूरी जितना एसी का दूरी आएगा तो एसी की दूरी तो ए बी होगा नहीं, एसी की दूरी जो होगा ए बी और बी सी मिल के होगा, ए बी और बी सी, देखिए ए बी और बी सी है कि नहीं, ए सी बराबर जो होगा ए बी और बी सी जोड़ के ए सी बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये संरेख होने का शर्त है। ओके, अब आ गया हमारे पास विभाजन सूत्र। एकदम गौर से देखो इसको, जिसको बोलते हैं ना सेक्शन फॉर्मूला, हाँ सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं इंग्लिश में, विभाजन सूत्र है। हम देखो फॉर्मूला देखने से पहले खुद से तुम लिख लो क्या होता क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, ये होता ना। अब देखते हैं m1x2 प्लस m2x1, m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 m2, तो ठीक है, ए वाला ऑप्शन तो ठीक मेरा। अच्छा m1x1 ये तो गलत, m1x1 गलत, ये भाई तीनों तो छट गया, ऑप्शन ए में बिल्कुल राइट हो गया। ए देखो m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दो बिंदु अगर दिया हो तो मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस y1 प्लस y2 बाई 2, हमारा यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो x1 x2 y2 y1 बोल सकते हैं, अच्छा x1 x2 प्लस y1 हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए तो यहाँ पे जो आंसर होगा ना, ये ए वाला भी राइट आंसर होगा, बी वाला भी राइट आंसर हो जाएगा। तो खैर यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, ए और बी दोनों। देखो अरे हम एक y1 या y2 या y2 y1 लिख सकते हैं ना, जैसे हम 2 प्लस 4 या 4 प्लस 2, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हम x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 बोले या y2 प्लस y1 बोले, यहाँ पे दोनों ऑप्शन राइट होगा, ए और बी दोनों राइट आंसर होगा। लेकिन माइनस नहीं होता, देखो यहाँ पे दिया माइनस, माइनस नहीं होता, ठीक है, जुड़ता है, दोनों को जोड़ना है, y1 y2 को या x1 x2 को जोड़ना है, चाहे आगे से जोड़ो चाहे पीछे जोड़ो, लेकिन जोड़ना है। ओके, तो हमारा आंसर बी और ए बी दोनों हो जाएगा। आगे है बोलता क्या कि 3 बिंदु दिया हो और इस त्रिभुज से बनने वाले केंद्रक का नियामक, बड़ा आसान है, केंद्रक का नियामक पूछा जा रहा, तो तीनों को जोड़ेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। देखिए x1 प्लस, देखो यार माइनस में खत्म कहानी, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 माइनस आ गया, खत्म, प्लस होना चाहिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 होगा यार, देखो 2 दिया है, गया कम से, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ओहो गजब, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका माइंड एकदम ओपन हो जाएगा। फिर आपके सामने बड़ा सा फॉर्मूला दिख रहा है, क्या दिख रहा है? अब यहाँ पे देखो, वहां पे केंद्रक पूछा जा रहा था और यहाँ पे अंतः केंद्र बोला, क्या अंतः केंद्र? अंतः केंद्र अलग होता है, केंद्रक अलग होता है, ठीक है। तो अंतः केंद्र के निकालने का फॉर्मूला है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 दिया, खत्म कहानी। ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c। अच्छा ay1 प्लस a बाई 2 प्लस a बाई 3 बाई a प्लस b प्लस c होना चाहिए, लेकिन माइनस c दे गया, ऑप्शन खत्म। यहाँ पे देखो, अच्छा ये ऑप्शन डी होगा मेरे ख्याल से। देखो ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c, ax1 प्लस b ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री बटा ए प्लस बी प्लस सी, ये है हमारा राइट आंसर। सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस दे दिया, माइनस नहीं होना है, प्लस होना है। ओके, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब है त्रिभुज का क्षेत्रफल। भाई साहब आपको पता है 1 2 3 2 3 1 3 1 2 1 2 3 1 2 3 2 3 2 3, अरे वाह तीनों मैच करा चारों में। अच्छा 2 3 1 2 3 1, अरे वाह तीनों मैच करा। तो दिक्कत क्या है? अच्छा 3 1 2 3 3, लेकिन यहाँ पे प्लस होना चाहिए, देखो माइनस दिया, खत्म।
3 1 2 1 2 1 2, जब भी होगा 1 2 तो माइनस में होगा। देखो 1 3 दिया खत्म, 3 1 2, देखो यहाँ पे प्लस दिया खत्म, 3 1 2 यहाँ भी खत्म। अरे 3 1 2 ठीक तो है। ओह यह तो ऑप्शन ही नहीं यार, गलती हो गई ना। देखो ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा हम बनाते हैं 1 2 1 2 3 प्लस 2 3 1 प्लस 3 1 2 ये है। ओके तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो इनमें से कोई नहीं। ओके नॉन ऑफ दिस। ओके नॉन ऑफ दिस तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है। देखो एक्चुअली ये जो y1 जो y है ना बीच में ब्रैकेट के अंदर वो माइनस होता है भाई, तो माइनस तो हो रहा लेकिन x3 मतलब 3 1 2 1 2 3 2 3 1 3 1 2 3 1 2 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन बी सी अरे यार उल्टा हो गया, बी को जगह मैंने सी कर दिया, बी और बी में होना चाहिए लेकिन यहाँ पे देखो माइनस हो गया। ये प्लस होता तो काम चलता लेकिन माइनस में। खैर इनमें से कोई नहीं। ओके चलिए समझ गया आप लोग। देखिए आगे बोलता है क्या, अगर 3 बिंदु दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर तीनों बिंदु संरेख हो, अगर तीनों बिंदुएं संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा जी। ओके 0 होगा। ओके अब हमारा आगे क्षेत्रमिति, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई बताओ फटाफट फटाफट। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वृत्त की परिधि क्या होता है, तो वृत्त की परिधि यानी कि पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल या सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है जी, ये होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट। अर्धवृत्त की परिधि, देखो वृत्त की परिधि आपने पढ़ा 2 पाई आर है ना। अब इसको हम आधा कर देंगे तो बचेगा पाई आर, लेकिन यहीं तक हम नहीं रुकना है, हमको 2 आर अभी और मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर कॉमन ले लिया, पाई प्लस 2, ये देखो फॉर्मूला आता है आर इंटू पाई प्लस 2, आर इंटू पाई प्लस 2। ऑप्शन नंबर बी। अर्धवृत्त की परिधि बोलेगा तो याद रखिएगा आर इंटू पाई प्लस 2, फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसको कर दो आधा यानी कि 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर हो गया ना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। आगे वृत्त के वलय का क्षेत्रफल, वलय क्या होता है भाई, मतलब जैसे एक वृत्त है यहाँ पे और एक अंदर वृत्त है, तो ये जो बन रहा है ना, ये जो बन रहा है इसको बोलते हैं वलय। ये जो हम कटकुट करें ना ये हो गया वलय। तो कैसे निकालेंगे वलय का क्षेत्रफल, कैसे निकालेंगे, तो पहले बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका छोटा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे। तो यही देखो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और छोटा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, घटा देंगे। पाई आर स्क्वायर बड़ा वाला और पाई आर स्क्वायर छोटा वाला, इसमें पाई पाई ले लिया कॉमन तो R1 - R2 बचा। इसको बोलते हैं वृत्त के वलय का क्षेत्रफल। वलय मतलब समझ रहे ना, ये वाला जो बच रहा, ऐसे चक्का देखे होंगे आप लोग, चक्का, हाँ इसी का क्षेत्रफल है। ओके चलिए आगे सवाल बोलता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए भाई। चतुर्थांश, चतुर्थांश कहते हैं किसको, ये वृत्त को 4 भाग में काट के अलग कर दीजिए तो एक भाग बचेगा। जब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर आपको याद है और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जब आपको बोलता है तो 2 से भाग करते हैं, है ना। जब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाता है तो 2 से डिवाइड करते हैं। चतुर्थांश बोलेगा तो 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 से भाग होगा, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। देखिए कितना आसान, रटने की तो जरूरत नहीं है अगर वृत्त का क्षेत्रफल याद हो गया तो। अब बोलता है चतुर्थांश की परिधि बताइए। लीजिए देखिए कितना आसान है, चतुर्थांश कैसे बनेगा, ये है ना जी, ये बन गया क्या चतुर्थांश। ओके अच्छा वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि होता है ना 2 पाई आर, तो पहले तो चतुर्थांश है तो भाई 2 पाई आर को तो पहले 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जब 2 पाई आर होता था, जब अर्धवृत्त की परिधि निकालना होता था 2 से डिवाइड करते थे, अब यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद आप देखिए जब डिवाइड कर दिए हैं चतुर्थांश का परिधि निकालना ना, तो 2 पाई आर हो गया। हाँ उसके बाद क्या करेंगे आप 1/2 हो जाएगा, पाई मतलब 1/2 पाई आर। अब देखो एक आर यहाँ पे एक आर यहाँ, अब देखो इतना दूर तक बना 1/2 पाई आर, इतने दूर तक बना। अब ये वाला जोड़ेंगे ना 2r यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो 1/2 पाई आर प्लस 2r, 1/2 पाई आर प्लस 2r। देखो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया 1/2 पाई आर प्लस 2r। ओके अब है नेक्स्ट त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यार गलती हो, सेक्टर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। आप ऑप्शन मत देखो, पहले फॉर्मूला खुद से माइंड में सोच लो, हाँ ये फॉर्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। θ/360 आप देखते हैं, θ/360 पाई आर स्क्वायर, तो ये तो ऑप्शन गया काम से,
ये स्क्वायर नहीं है, 180 हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चारों ऑप्शन को चेक करना आपको, ठीक है ना। आगे त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई क्या होगी भाई, चाप की लंबाई आपको पता है त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई क्या होती है, पता है आपको, थीटा बाई 180 पाई आर, ये होता है थीटा बाई 180 पाई आर। पाई आर स्क्वायर नहीं होता, पाई आर होता है, ठीक है ना। चाप की लंबाई, स्क्वायर तो क्षेत्रफल में होता है ना, स्क्वायर हमेशा क्षेत्रफल में होगा, जब भी बोलेगा ना स्क्वायर तो क्षेत्रफल में स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे देखो स्क्वायर आ गया, गया काम से। अब देखो ये होगा हमारा राइट आंसर, थीटा बाई 180 पाई आर। क्लियर है, थीटा बाई 180 पाई आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, इसलिए इस सवाल को मिस्टेक भी नहीं करना है जी। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, थीटा बाई, ठीक है 180 बाई पाई आर। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे सवाल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। ओहो, वृत्तखंड, त्रिज्या खंड अलग था, वृत्तखंड अलग है। वृत्तखंड क्या होता है, देखो ये है और ये बना हमारा त्रिज्या खंड, ये त्रिज्या खंड बना। अब ये जो मैं बनाया, तो ये जो बन रहा, जो मैं अभी कर रहा हूँ डैश डैश दे रहा हूँ, ये है, इसी को बोलते हैं वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है बाबू, वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो आप पहले बोलेंगे क्या, वृत्तखंड का जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या ये जो बड़ा बना, ये जो बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा सा दिख रहा, ये बड़ा सा है ना, तो हमको ये निकालना है ना, ये निकालना है। अच्छा ये देखो, ये क्या है, ये त्रिज्या खंड है पूरा, ये पूरा यहाँ से तक क्या है, त्रिज्या खंड है। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये गया काम से, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये तो स्क्वायर है नहीं, देखो यार, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। जब आपको बोला जाएगा वृत्तखंड क्षेत्रफल निकालने तो सेगमेंट का एरिया निकालने बोला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है घन का आयतन, चलो फटाफट करो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। घन का आयतन क्या होता है यार, भुजा का क्यूब, क्योंकि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है, जितना लंबाई उतने चौड़ाई उतने ऊंचाई, यानी कि एल गुना बी गुना एच है। तो सबको मैं भुजा ए मान लिया, सबको ए मान लिया, तो क्या हो जाएगा, ए का क्यूब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे सवाल है घन का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर, साइड को मैंने यहाँ पे ए लिखा, तो 6 गुना, ओ यार गजब हो गया, मैं इसको कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे, चलो यार यहाँ पे 6 गुना ए स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया, ठीक है, नन ऑफ दिस। अब मैं शायद मुझे लिखने में मिस्टेक हो गया, स्क्वायर होना चाहिए था यहाँ पे। अगर स्क्वायर दे देंगे तो ऑप्शन हमारा सी बन जाएगा, ठीक है, अगर स्क्वायर देंगे तो, ठीक है। तो हम नन ऑफ दिस को मिटाते हैं, अगर स्क्वायर देंगे यहाँ पे 6 गुना भुजा का ए स्क्वायर, हम यहाँ पे स्क्वायर देते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए आगे देखो, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है यार, आयतन जब भी निकालने बोलेगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्योंकि घनाभ में लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है, ऊंचाई कुछ ना कुछ अलग होता है, यानी कि एल गुना बी गुना एच। क्लियर है। आगे घनाभ का क्षेत्रफल कौन है इनमें से, तो घनाभ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। हाँ जोड़ेंगे, लंबाई चौड़ाई जोड़, चौड़ाई ऊंचाई जोड़, ऊंचाई लंबाई, घटाएंगे नहीं, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, गई भैंस पानी में। आगे है घनाभ का विकर्ण क्या होता है जी, घनाभ का विकर्ण बहुत आसान है। घनाभ का विकर्ण लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का ओवर रूट। लेकिन यार ऑप्शन यहाँ पे ना, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, मैंने प्लस लिखना भूल गया। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे भर दिया, ठीक है ना। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का ओवर रूट, ओके, 2 नहीं होता है, गलत। आगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखो ऑप्शन मत देखना, डायरेक्ट बोलो 2 पाई आर एच, एकदम मुंह पे बैठ जाना चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, एकदम मुंह पे बैठना चाहिए, नहीं तो पाई आर स्क्वायर एच में गड़बड़ा जाओगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बेलन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल। तो देखो 2 पाई आर एच, तो ये तो वक्र पृष्ठ था, उसके बाद आपको क्या करना था, आपको पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर जोड़ना पड़ता है। हाँ बेलन में, ये जो बेलन है ना, ये जो बेलन है यहाँ पे जो है, ये जो गोल गोल जो बन रहा नीचे, जब वक्र निकाले तो ये गोल वाला साइड था, ये दोनों गोल वाला साइड था, और जब पूर्ण निकाले तो दोनों गोल वाला आ गया। तो गोल क्या है, गोल जो वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो दोनों वृत्त तो बराबर होगा गोला में, है ना। तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर हो गया कॉमन, यहाँ बचा एच, यहाँ बटा आर, तो क्या दिक्कत है, आर प्लस एच बोलो या एच प्लस आर बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर डी। बेलन का आयतन क्या होता है भाई, अब देखो बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, क्या होगा,
पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट शंकु आ गया, सरफेस एरिया ऑफ कोन। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल, ऑप्शन नंबर बी। आगे है शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान, देखिए पाई आर एल होता है। ओके, अब नीचे जो शंकु है, देखो अभी तक जो बन रहा था ये पाई आर एल है। अभी तक जो पाई आर एल है ना था ना, ये सिर्फ यहां से यहां तक था। अब ये वाला ले लेंगे, जब ये ले लेंगे तो हो जाएगा पूर्ण। तो ये कैसा है? वृत्त के जैसा है, और वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई आर हो गया कॉमन, एल बचा, यहाँ पे आर बचा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। चलिए आगे सवाल है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? हर किसी को याद होता है, शंकु का आयतन से बहुत सारा सवाल ही पूछा जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और फॉर्मूला भी बहुत बार पूछा गया शंकु वाला, ठीक है ना, याद रखिएगा। गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? गोला, गोला मतलब गोल। अच्छा, गोला का वक्र बोले या पूर्ण बोले? अरे भाई गोला में तो पूरा गोल ही है, इसको वक्र बोलो चाहे पूर्ण बोलो, बात बराबर, पूरा पूरे ही तो है, ये पूरा पूरा है ना, पूरा है। वक्र होता ही नहीं, वक्र बोलो या पूर्ण बोलो सेम, 4 पाई आर स्क्वायर, बस कोई दिक्कत नहीं। चाहे गोला में, याद रखिए गोला, अर्ध गोला में नहीं, अर्ध गोला में चेंज हो जाएगा, गोला में सिर्फ है अर्ध पूर्ण बोले या वक्र बोले, 4 पाई आर स्क्वायर। आगे है गोले का आयतन। अब देखो यार गोले का आयतन क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर है ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब करेंगे। यार यहाँ पे मिस्टेक कर दी मैंने, 4/3 पाई आर क्यूब, देखो 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, 4/3 पाई आर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर देना है आप लोग को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, पावर 3 करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि गोला का आयतन ने बोला जाना, तो पावर 3 देंगे, ठीक है, आर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी। आगे अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए गोला का क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं? गोला का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां बोला जाएगा वक्र पृष्ठ बोला जाएगा, खाली वक्र बोला जा रहा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे खाली, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अच्छा आगे है अर्ध गोले का पूर्ण पृष्ठ। देखिए अर्ध गोला में पूर्ण होगा, लेकिन गोला में वक्र पूर्ण दोनों बराबर होता है। अब देखिए, अच्छा अर्ध गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या था? गोला आखिर है क्या? अर्ध गोला है क्या? देखो ऐसे है। अब तक जो हम निकाल रहे थे, यहां से यहां तक खाली निकाल रहे थे 2 पाई आर स्क्वायर, जो अर्ध गोला का था, यहां से यहां तक ऊपर जगह खाली था। और ऊपर कैसा है बोलो तो? ऊपर वृत्त के जैसा दिख रहा ना, तो वृत्त का जब पूर्ण बोलेगा तो वृत्त का भी तो क्षेत्रफल निकालिएगा, ढक्कन जो है, तो पाई आर स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर मिलकर बन गया 3 पाई आर स्क्वायर। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एनी प्रॉब्लम? आगे है अर्ध गोले का आयतन। देखो 2/3 पाई आर क्यूब करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब लिखते हैं गोले का, ये हम किसका लिखते हैं? गोले का आयतन लिखते हैं। जब इसको बोलेगा आधा बोलेगा, अर्ध गोले का आयतन निकालने बोलेगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब को कर देंगे 2 से डिवाइड, तो कट जाएगा 2 दूना 4, अब बचेगा 2/3 पाई आर क्यूब। ऑप्शन सी। यार यहाँ पे 3 होगा, ठीक है ना, मेरे से लिखने में मिस्टेक हो गया। चलिए आगे सवाल है गोलाकार छिलके का आयतन। अरे भाई साहब गोलाकार छिलका है, समझ रहे ना। अब गोलाकार गोल है, अब दोनों ये गोला है, वो तो वृत्त था ना, गोलाकार, गोलाकार बोला था, गोलाकार का आयतन का फॉर्मूला बैठाएंगे, तो एठो ऊपर से बड़ा गोला दिख रहा है, एठो अंदर से छोटा गोला दिख रहा है, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब बड़ा वाला, और 4/3 पाई आर, सॉरी बड़ा वाला कैपिटल आर, पाई आर क्यूब छोटा वाला घटा देंगे, बड़ा वाला आयतन में से छोटा वाला आयतन क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो जब माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक छिलका का आयतन निकल जाएगा। तो देखो क्या बचेगा, अब 4/3 जो है पाई कॉमन ले लो, तो आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ये कैपिटल और स्मॉल बच जाएगा अंदर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये गोले का बोला है, अच्छा अर्ध गोले का छिलका नहीं होता, ठीक है ना, गोला का ही होता है, ठीक है ना, अर्ध गोले का नहीं होता है। हाँ भाई साहब, अब आ गया फ्रस्टम, छिन्नक। छिन्नक क्या होता है सर जी? ये जो है ना बाल्टी देखते हैं, बाल्टी, अच्छा शंकु देखते हैं, शंकु, ऐसे शंकु को ऊपर में हम काट देंगे, ऐसे काट देंगे, तो काटने के बाद कैसे बनेगा मेरे पास? देखो ऐसा फिगर बनेगा, गिलास टाइप का बन जाएगा, या तो बाल्टी बन जाएगा ऐसा, इसी को बोलते हैं छिन्नक। और छिन्नक का आयतन होगा 1/3 पाई आर एच, यानी कि देखो आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे छिन्नक जैसी बोला जाए तो बस आर का ही खेला यहाँ पे होगा,
आर का ही, तो 1/3 पाई एच को कर दो साइड में, है ना। अब जो यहाँ पे दो आर, एक तो बड़ा वाला आर बनता है, एक छोटा वाला, दो आर, दो त्रिज्या बन रहा तो दो आर बनेगा, एक कैपिटल एक स्मॉल वाला। तो यहाँ पे होगा कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये सवाल बहुत ही गजब का है और इसको मिस्टेक नहीं करना, आपको याद रखना है, ठीक है ना। मतलब कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, आयतन 1/3 पाई एच, ठीक है ना, 1/3 ही होगा। और यहाँ पे ये याद रखना जोड़ेगा इतनों, ये है छिन्नक का आयतन। आगे सवाल देखो, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है बताओ। देखो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। मैंने क्या बोला, छिन्नक में त्रिज्या का खेल होगा, क्योंकि छिन्नक में दो त्रिज्या बनता है, एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आर एल को मैंने सेट कर लिया और आर जो अब यहाँ पे है, अब जो यहाँ पे आर है ना वो क्या होगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर खाली जोड़ देंगे। देखिए क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं है ना, इसलिए कैपिटल आर स्मॉल आर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल है। अब कभी कभी ऐसे भी दिया था फॉर्मूला, तो उससे क्या दिक्कत, कैपिटल आर स्मॉल आर और बाद में लिखता है एल, तो उससे क्या मतलब, हम एल को पहले लिखें या बाद में लिखें, गुना में लिखा हुआ है कि नहीं, बस ये देखना है। गुना में लिखा हुआ, मल्टीप्लाई में, तो सही हमारा है। ओके, आगे छिन्नक के, शंकु के छिन्नक का पूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, पाई एल प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इतना पढ़ा। अब देखो, अब पूर्ण बोला जा रहा, अब देखो ध्यान से, ये है हमारा बाल्टी था, ये छिन्नक है। अभी जो वक्र निकाल रहे थे, खाली ये वाला, खाली ऊपर ऊपर पार्ट निकाल रहे थे, खाली ऊपर वाला निकाल रहे थे, वक्र में खाली ऊपर वाला निकाल रहे थे। अब जब पूर्ण बोलेगा तो ये जो छोटका जो बन रहा है ना वृत्त, उसका भी निकालेंगे और इसका भी निकालेंगे क्षेत्रफल। तो कैप बड़ा वाला अगर वृत्त है तो बड़ा का क्या क्षेत्रफल होगा, पाई आर स्क्वायर। बड़ा वाला वृत्त है तो बड़ा वाला वृत्त का फॉर्मूला क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और छोटा वाला वृत्त है तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर कैपिटल में। देखो कहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन हमारा देखो बी में है ना, मिल रहा है ऑप्शन, पाई एल और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस पाई आर स्क्वायर कैपिटल में, फिर पाई आर स्क्वायर स्मॉल में। हो गया हमारा राइट आंसर, ऑप्शन क्या होगा, बी। तो भाई जैसे शंकु का जो क्षेत्रफल होता है ना, सेम उसी आधार पे इसको भी अरेंज करना होता है। ओके, ऑप्शन बी। आगे है वर्ग अंतराल अगर ए बी हो तो वर्ग चिन्ह क्या होगा, आराम है। वर्ग अंतराल अगर दिया रहे ना ए बी, वर्ग अंतराल दिया रहे ए बी, तो क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, ए बी दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। इससे एक सवाल बनता है, जैसे बोल रहा है वर्ग अंतराल 30 से 35 है, तो बताइए वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो क्या करते हैं, 30 प्लस 35 को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, सवाल बनता है ऑब्जेक्टिव में, है ना। आगे सवाल है, देखो अब आ गया है यहाँ पे त्रिकोणमिति सवाल। भाई त्रिकोणमिति में तो बहुत सारा सवाल, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, लेकिन मैंने सबको नहीं लिया, कुछ कुछ को लिया है। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा आपको। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। अब इस फॉर्मूला बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब यहाँ पे 1 आ गया, 1 आ गया ना, फॉर्मूला 1 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम स्क्वायर भेजते हैं इधर, यानी कि साइन थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल बन जाएगा। ये सब फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है ना। अगर कॉस स्क्वायर थीटा देखते हैं तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर कॉस थीटा निकालना होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का ओवर रूट, क्योंकि स्क्वायर जाके क्या बनेगा, ओवर रूट बनेगा। तो एक क्वेश्चन मेरा देने का मकसद था ताकि इसके पीछे हम जो है आपका पूरा फॉर्मूला बता दें। ओके, आगे है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये भी होता है 1। क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम सेक थीटा निकालेंगे, सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या है, फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे सेक थीटा लिखते हैं, खाली स्क्वायर को हटा देते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल बन जाता है। अच्छा, अगर हम टेन निकालते हैं, टेन थीटा निकालते हैं, टेन स्क्वायर थीटा, इससे देखो इसको, देखो इसको, तो 1 को इधर भेज देंगे, है ना, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और अगर खाली टेन थीटा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा जी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का ओवर रूट। ओके, तो चलिए अब सवाल पढ़ते हैं 63। देखिए 63 सवाल क्या बोलता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल पता है ना, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, यानी कि ये जो है 1 के बराबर है। अब इससे फॉर्मूला क्या बनेगा बाबू, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, और कॉट को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला बना। अगर हम स्क्वायर हटा देंगे, यानी कि कॉसेक थीटा लिखेंगे, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वर्गमूल बन जाएगा।
ओके, दूसरा फॉर्मूला बनेगा, अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो देखो ई वाला 1 को इधर भेज देंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस जाके माइनस बन गया, मतलब चला गया, ठीक है, ऐसा समझो। कॉट थीटा अगर स्क्वायर को हटा देंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का वर्गमूल। ये सब चारों पांचों फॉर्मूला बहुत ही लाजवाब और इंटरेस्टेड और इंपोर्टेंट भी है। साइन ए बाई कॉस ए या साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है, बस एकदम रटा हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा। ओके, आगे सवाल, कॉस ए बाई साइन ए, कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है, एकदम नोट कर लीजिएगा फॉर्मूला को। ओके, आगे सवाल है 1 बाई साइन ए क्या होता है जी, एकदम ध्यान से, 1 बाई साइन ए क्या होता है, तो 1 बाई साइन ए होता है कॉसेक ए, और 1 बाई कॉसेक हो जाएगा साइन ए, उल्टा होता है एक दूसरे का, साइन कॉसेक का उल्टा होता है। 1 बाई सेक ए क्या होगा बाबू, 1 बाई सेक ए होता है कॉस ए, क्या होता है, कॉस ए, और 1 बाई कॉस ए हो जाएगा सेक ए, 1 बाई कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ए के जगह पे थीटा ए बी सी कुछ भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं ये। नेक्स्ट पढ़ते हैं 1 बाई टैन ए, 1 बाई टैन ए क्या होता है, कॉट ए होता है, क्या होता है, कॉट ए, तो 1 बाई कॉट ए भी हो जाएगा टैन ए। ओके, आगे है टैन ए माइनस कॉट ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसी तरीके से सैन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1 होगा। उसी तरीके से सेक ए इंटू कॉस ए, ये भी क्या हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा, इंटू में सब बराबर 1 होगा। ओके, आगे सवाल देखिए, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा, क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ओके, आगे सवाल इस तरह से मिलेगा आपके, हम बताते हैं, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा हो गया, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा, है ना। उसी तरह से अगर हम जाने सैन 90 माइनस थीटा या ए बराबर हो जाएगा क्या, कॉस थीटा यानी कि कॉस ए, और अगर हम करें कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, एक ये फॉर्मूला बनेगा। अच्छा, टैन 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा जी, और उसी तरीके से कॉट 90 माइनस ए बराबर टैन ए, देखिए, है ना जी। तो इस तरह से फॉर्मूला बनता है, पूरक वाला बनता है। ओके, 90 डिग्री वाला, तो इस तरह से याद कीजिए, इससे सवाल ही बहुत पूछा भी जाता है। आगे सेक 45 का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला है, टेबल फॉर्मूला आपको याद है, सेक 45, चलो यार सेक 45 याद नहीं तो चलो छोड़ो, कॉस 45 कितना होता है ये तो याद होगा, कॉस 45 1 बाई √2 होता है सर। अब इसको उलट दो, उलट देंगे तो √2 चल जाएगा ऊपर में और 1 आ जाएगा नीचे, एकदम आसान सा सवाल है। आगे है tan 90 का वैल्यू कितना होता है, tan 90 का वैल्यू नहीं याद आ रहा ना, छोड़ दो। sin 90 कितना होता है, sin 90 बटे cos 90, इसको डिवाइड करेंगे तो बनेगा tan 90, sin बाई cos तो tan होता ही होता है ना, तो sin 90 का वैल्यू होता है 1, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। और जब भी ऐसा सिचुएशन में आपको क्वेश्चन दिखे तो नीचे 0, जब भी हर में 0 रहे तो उसका आंसर होगा इन्फिनाइट, ठीक है ना, आप परिभाषित जिसको बोलते हैं। cos 60 डिग्री क्या होता है, या cos 60 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है। तो टेबल कहने का मतलब ये है कि टेबल फॉर्मूला आपको याद करना है, फॉर्मूला तो बहुत सारा बन जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे ज्यादा घिचपिच नहीं की क्योंकि बहुत सारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब नेक्स्ट है माध्य, माध्य कैसे निकालेगा, मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है, देखो मीन निकालने का ये भी फॉर्मूला है, मीन निकालने का ये भी फॉर्मूला है, माध्य निकाल, तीनों निकाले, ये सिंपल वाला है, ये कल्पित माध्य विचलन वाला है ना, पद विचलन विधि जो है, ये तीनों जो है माध्य निकालने का फॉर्मूला है। ओके, याद रहेगा। आगे है माध्यक, माध्यक निकालें तो एक ही फॉर्मूला बनेगा, क्या है, देखो ये वाला फॉर्मूला, एल प्लस, ये एल है, एल बोलते हैं निम्न सीमा को, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच, ठीक है ना, ये क्या है, ये है माध्यक निकालने का फॉर्मूला, यार मैंने बता दिया। आगे यहाँ पे बहुलक आ गया, तो बहुलक निकालने का फॉर्मूला ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा। ओके, ये है बहुलक निकालने का फॉर्मूला, एल प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच, याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला बड़ा आसान है, और 1-2 बार बनाइएगा सवाल याद हो जाएगा। फिर से बहुलक बराबर, 1 मिनट 2 बार होगी क्या, चलो यार तुम्हारे लिए 1 नंबर प्लस हो गया, है ना, सेम बहुलक ही पूछ रहा था। अब यहाँ पे आगे एक बहुलक वाला ये भी सवाल आता है कि बहुलक निकालो, यानी कि मोड बराबर फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ये होता फॉर्मूला, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। देखिए
3 गुना माध्यिका, माध्यिका का 3 गुना और माध्यक का 2, अच्छा माकार माँ होगा, माध्यिका का 3 गुना, या माध्यक भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे माध्यिका या माध्यक दोनों सेम होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अच्छा अब आगे वृत्त वाला, मैंने घुमा के दे दे पीछे से। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक वृत्त पर जितना मर्जी उतना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अनगिनत। एक वृत्त पर स्पर्श रेखा अनगिनत खींच सकते हैं, लेकिन अगर बोले एक वृत्त पर, एक वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक वृत्त के एक बिंदु पर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आगे है वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, इसके बारे में बोला जा रहा। तो बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा जब खींचेंगे तो इसकी लंबाई क्या होगी, समान होगी। और याद रखिए बाहरी बिंदु से वृत्त पर 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, समान हो जाएगा। 2 वृत्त बाहर से स्पर्श करें, मतलब एक वृत्त ऐसे है, एक वृत्त ऐसे छूगा, बाहर से छुएगा, ठीक है ना। तो कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं बनेगी, कितने कॉमन टेंजेंट लाइन बनेगी, तो एक लाइन तो इधर से जाएंगी, एक लाइन तो इधर से जाएगी और एक लाइन देखिए इधर से, कितना हुआ 3 जो है ना जी, 3 जो है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बना। आगे सवाल देखिए, 2 वृत्त अंदर से स्पर्श करें, भाई साहब अंदर से स्पर्श कर देंगे, इधर किधर से है और एक इधर से, अंदर से हो गया, अंदर से, ये बोलता अंदर से स्पर्श करते हैं। तो कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बनेगा, तो इसमें केवल और केवल एक ही उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बनेगी। देखिए उभयनिष्ठ मतलब दोनों पे टच होते हुए जो जाएगा, कॉमन जो दोनों पे टच हो रहा, ठीक है। तो ये जो अंदर से जो टच हुआ ना, ये केवल एक पॉइंट पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ढेर पॉइंट पे टच हो गया सर, थोड़ा सा कलम से बनाएंगे तो ऐसे, अगर आप पूरा एकदम हिसाब से बनाएंगे ना तो केवल एक पॉइंट पे टच होगा, केवल एक पॉइंट पे। ओके चलिए आगे है, 2 वृत्त बाहर से स्पर्श ना करें, अरे भाई साहब बाहर से स्पर्श ना करें मतलब ऐसे, चलो तो कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं बनेगी। तो अब बाहर से स्पर्श नहीं कर रहा ना, दोनों वृत्त बाहर से तो स्पर्श नहीं कर रहा, तो एक स्पर्श रेखा ऐसे जाएंगे, एक स्पर्श रेखा इधर से जाएगा और एक स्पर्श रेखा देखो ये छूते हुए जाएगा इधर से, और दूसरा जाएगा ऐसे होते हुए, कितना हुआ, ये हो गया 4 स्पर्श रेखाएं, 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा से बना कोण कितना डिग्री होता है, वृत्त की त्रिज्या, ये है वृत्त का क्या त्रिज्या, त्रिज्या है ना, और ये जो स्पर्श रेखा, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री, कितना बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। आगे है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, बताओ भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, फॉर्मूला √3/4 गुना भुजा स्क्वायर जो है समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है। और अगर पूछा जाए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई यानी कि √3/2 गुना ए भुजा, √3/2 गुना ए, देखिए ये फॉर्मूला होता है √3/2 गुना भुजा। तो ये हमारा रहा था यहाँ तक लास्ट क्वेश्चन था। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, पढ़ने में बहुत ही मज़ा आया होगा। इसके अलावा में भी कुछ फार्मूला होगा, शायद मेरे ख्याल से दिमाग में तो मेरा नहीं आ रहा था, लेकिन शायद कुछ और फार्मूला होगा जो छूटा होगा। ओके तो फिलहाल इतना में तो काफ़ी है आप लोग के लिए, आराम से समझ सकते हैं, है ना। इसके अलावा और कुछ अगर फार्मूला रहे तो उसको गौर से देखना है। मेरा ये बताने का मकसद ये था कि फार्मूला सवाल आज जब आ जाएगा तो पूरा एकदम पूरा कंसंट्रेट पूरा डाल देना उस पर, और एकदम ध्यान से देखना। फार्मूला का ऑप्शन देखने से पहले खुद अपने कॉपी में यानी कि रफ पेज पर पहले फार्मूला लिख लेना, बिना ऑप्शन देखे, तब जाके मिलाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या है यार, क्या है ये, कभी स्क्वायर हो गया, कभी माइनस हो गया, कभी प्लस हो गया, कभी ये कभी वो, तो ऐसे दिक्कत होता है। तो आपको इसमें पूरा सतर्क रहना है। ओके टेंशन नहीं लेना, बड़ा आसान। अच्छा कभी कभी एक सवाल और बनता है, एक वृत्त का कोण कितना हो, वृत्त का कोण आता है, वृत्त का कोण कितना डिग्री होता है 360 डिग्री। एक अर्धवृत्त वाला भी आता है, अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री होता है, अर्धवृत्त का कोण, तो याद रखिए अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री होता है। और बाकी और भी सवाल है आपका, वृत्त से भी बहुत सारा बनता है। जैसे अगर ये ग्राफ मैं बना दूं और यहाँ पे जीवा खींच दूं, यहाँ पे त्रिज्या है, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से ये केंद्र है, ये केंद्र है, ठीक है, ये केंद्र है। तो अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा 2 थीटा, मतलब अगर ये 30 डिग्री तो ये होगा 60 डिग्री, ये 50 डिग्री तो ये 100 डिग्री, मतलब इसका दुगना होता है। ये सवाल भी आता है, सवाल है ना, ये दुगना इसका होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। एक सवाल ऐसे भी आपको मिला था देखने के लिए, अगर ऐसे रहेगा,
जीवा अगर बराबर है, देखिए जीवा बराबर है, त्रिज्या के जीवा बराबर है, तो यहाँ पे जो है तीनों जो कोण जो है 60-60 डिग्री कोण बनेगा। ये भी सवाल बनता है कि यदि किसी वृत्त की जीवा बराबर है, उसकी त्रिज्या के जीवा बराबर हो, तो उसके केंद्र पे कितना डिग्री कोण बनेगा? तो केंद्र पे क्या तीनों कोण बनेगा 60-60 डिग्री। जब जीवा बराबर तो तीनों भुजा बराबर, और तीनों भुजा मिलकर क्या होता है? समबाहु त्रिभुज बनेगा। समबाहु त्रिभुज कहाँ होगा? तीनों भुजाएं बराबर होगी। उसके बाद आपका थेल्स प्रमेय पढ़ना होता है आपको। जब दो स्पर्श रेखाएं जब ऐसे खींचते हैं, ए बी सी डी, है ना, ए बी सी त्रिभुज है और डी ई अगर स्पर्श खींचते हैं समांतर में, तो इसका क्या होगा? इसका अनुपात बराबर होगा। आप इसको कितना तरीका अनुपात लिख सकते हैं? ए डी बटे डी बी बराबर ए सी बटे, यार मैंने कहा ए बी सी डी, ए बी ए सी बटे डी। आप एक अनुपात ऐसे लिख सकते हैं। देखो इधर मैंने ए बी लिया और डी बी लिया, तो इधर भी लेंगे ए ई और ए सी। अब देखो अगर मैं लिख दूं इधर ए डी बटे ए बी, देखिए ए डी, इधर मैं छोटा लिया पहले ए डी, फिर लिया बड़ा वाला ए बी, तो इधर भी क्या करेंगे? ए ई बटे फिर बड़ा वाला लेंगे इधर में ए सी। देखिए इधर मैंने लिया ए डी, तब लिया ए बी, तो इधर भी लेंगे ए ई, अब लेंगे ए सी। अच्छा और भी यहाँ पे बना सकते हैं, और भी अनुपात निकाल सकते हैं। पहले लिख लेंगे हम ए बी, अब बटा डी बी लिख लेंगे। तो पहले क्या लिया? पहले मैं बड़ा वाला लिया, फिर छोटा वाला लिया, तो पहले इधर भी बड़ा वाला लेंगे, ए सी बटे डी बी है ना, तो ई सी हो जाएगा, ये होगा। ओके, ये सवाल आता है। दूसरा बात और भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, समरूप त्रिभुज वाला मिलता है। समरूप त्रिभुज में अगर कोण, समरूप त्रिभुज क्या होता है? तीनों भुजाएं बराबर, ये सब आपस में क्या होगा? बराबर होगा। सब कोण भी सबका क्या होगा? बराबर होगा। तो ये सब सवाल आपको भी देखने को मिलेगा समरूप त्रिभुज में। एक आता है सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज जो है समरूप होते हैं, याद कर लीजिएगा, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये भी सवाल बनता है ऑब्जेक्टिव में। तो इस तरह से एक कुछ सवाल और बनेगा, देखूंगा, और कभी वैसा होगा तो क्वेश्चन में मैं डाल दूंगा। ओके, समझ में आ गया? तो ये थोड़ा सा मैंने मंगनी में बता दिया है, तो आप लोग भी मंगनी समझ करके यार वीडियो को लाइक कर दो। पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं इसका PDF भी आपको शेयर करूंगा। मैं तो इतना मेहनत करूँ, आपको PDF आपको व्हाट्सअप नंबर भी मिलेगा 72 540 18 5। देखो इंपॉर्टेंट PDF को मैं व्हाट्सअप पे शेयर करूंगा। बाकी हम टेलीग्राम पे अगर आते हो तो टेलीग्राम पे बहुत सारा PDF डाला हुआ है, एकदम बहुत सारा, सोशल का, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सब डाला हुआ है। टेलीग्राम PDF ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, ठीक है ना। उसके बाद आपको वेबसाइट पे भी PDF मिल जाएगा, वेबसाइट पे भी। ओके, तो ये तीनों जगह जहां मर्जी वहां से PDF डाउनलोड कर लो और पढ़ने पे मजा दो, है ना, पूरा ध्यान दो पढ़ने पे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। लास्ट करते वीडियो को, जितना ज्यादा तुम लोग लाइक करो, जो नहीं किए सब लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो, और थोड़ा चैनल को सपोर्ट करो, अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा बता दो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। ओके, कमेंट नीचे करना, हाँ नीचे कमेंट जरूर करना, कैसा लगा क्लास पढ़ने में। कमेंट अपना लंबा कमेंट करना। ओके, आपका कमेंट पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है। ओके, बाय।